नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा शुक्ला और इस हफ्ते भारत में केरल के वायनाड में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है उसने बहुत से परिवारों को तबाह किया है। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए हैं। कुछ लोग जो लापता हुए हैं, लगातार रेस्क्यू के बावजूद उनका पता नहीं चल सका है। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने जो चिंताएं खड़ी कर दी है, सामने लाकर रखी हैं, वो ये है कि हम कितने प्रिपेयर्ड रहते हैं। जो भारत है, भारत का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो कितना इन सब चुनौतियों के लिए सशक्त दिखता है, केपेबल दिखता है, और क्या हम तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने में केपेबल भी दिखते हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, जब भी मानसून आता है तो खास करके जो पहाड़ी इलाके आते हैं, जो सेंसिटिव इलाके आते हैं, वहाँ या तो भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स होती है या फिर फ्लडिंग सिचुएशन की वजह से वहाँ पर भारी जान माल का नुकसान होता है। और इतना नुकसान होता है कि उसकी भरपाई करना भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसा प्राकृतिक तांडव देखा है जिसमें हज़ारों लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, ज़िंदगी तबाह हो गई, प्रॉपर्टीज़ तबाह हो गई, सड़कें पुल सब तबाह हो जाते हैं। फिर उसके कंस्ट्रक्शन में भारी चुनौतियाँ पैदा होती हैं और फिर संकट पैदा होता है। इंसानी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनमें अड़चनें आती हैं। डे टू डे बेसिस पे हमने केदारनाथ का भी जो भीषण है प्रलय है वो देखा है। इसलिए भारत को ये टटोलना ज़रूरी हो गया है कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कितना केपेबल है। और इसको और समय को देखते हुए, जो चुनौतीपूर्ण समय आ रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से, उसे देखते हुए इसे और मजबूत करने, इसके लिए बजट स्पेसिफाई करने और कहीं ना कहीं इसको एक स्वतंत्र संस्था की तरह अब काम शायद करना होगा। इतनी जवाबदेही इसको देनी होगी। और इसी कोशिश में जो भारत का केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार उसने एक बिल भी लाया है जो इसी संसद सत्र में इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024। तो ये एक डेटाबेस को प्रपोज करता है। ये क्या है, इसको समझेंगे इस बिल को भी। और पूरा जो पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड लेवल का जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो कैसे बहुत ही इतना चुस्त दिखता है। और रेस्क्यू बहुत जल्दी जो है लोगों का कर लिया जाता है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज दिया जाता है। हमने देखा है जो डेवलप्ड नेशंस है दुनिया के, वहाँ पर ये ऑपरेशन बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही स्मूथली फंक्शन करते हमने देखा है। इसीलिए आज हमारे साथ जुड़ चुके एक बेहद ही ख़ास मेहमान जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट प्रोफेशनल हैं। ही इज़ फ्रॉम क्योटो यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरल डिग्री ली है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, एंड वो एक विजिटिंग एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं कीरो यूनिवर्सिटी इन जापान। और 12 वर्षों से लगातार जो है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जैसे प्रोजेक्ट्स में, एशियन कंट्री हो या फिर यूएन के कोई प्रोग्राम्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, उनके साथ भी उनका एसोसिएशन रहा है। वी डू हैव रणीत चैटर्जी। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। रणीत जी, बहुत बहुत पहले तो आभार जताना चाहूँगी कि आप जस्ट टीवी के साथ जुड़े, और हम आपके ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जब बात इसकी कैपेबिलिटीज़ की आती है, इसके पावर की आती है, तो हम वर्ल्ड लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट्स हैं, ऐसी यूनिट्स हैं, खास करके जिस देश में आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जापान, जो अपनी जो प्राकृतिक चुनौतियां हैं उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत केपेबल भी दिखता है। रणीत जी, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि भारत की ये चुनौती कितनी बड़ी है। क्या हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इन चुनौतियों को सही तरीके से टैकल कर पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं, इंसानी जानों को समय पर रहते हुए चेता रहे हैं या फिर बचा पा रहे हैं? रणीत जी, जहाँ तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सवाल आता है, भारत में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी दिनों से काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं। शुरुआत अगर मैं करूँ, 2005 से डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनी 2009 में, जो कि बाद में फिर जाके उसको अमेंड किया गया 2015 में। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल्स तक भी गई हुई हैं इनफैक्ट। और अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप उसको अगर दो तरीके से बांटें, एक आपका सिटी लेवल जो लोकल अथॉरिटी है और दूसरा है विलेज जो लोएस्ट आपका यूनिट है। तो ये विलेज लेवल तक जा चुका है, जहाँ पे विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स भी बनी हुई हैं।
तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमने शायद वो जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो हमने एस्टेब्लिश किया है। और अगर आप देखें कि जो जान माल और जिंदगी की नुकसान जो पहले, अगर आप 1999 सुपर साइक्लोन की बात करें या 2001 कुछ अर्थक्वेक की बात करें, तो उसमें नुकसान हुआ था उस टाइम पे। और अगर भी आप जो रिसेंट डिजास्टर्स हुए हैं या जो हैजर्ड इवेंट्स हुए हैं, उसमें अगर जो अभी नुकसान हुए हैं, उसमें शायद हम कहीं ना कहीं जाके ये सफल हुए हैं कि जान का जो नुकसान है वो हम काफी हद तक कम कर चुके हैं। राइट। ठीक। तो दैट इज इटसेल्फ अ कमेंडेबल जॉब, बट हैविंग सेड दैट वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे फ्रॉम हियर, बिकॉज सिर्फ जान को बचाना एक ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम जो डेवलपमेंट गेन्स जो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए, उसके फिर क्या होता है कि हर एक डिजास्टर में वो हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो वो डेवलपमेंट गेन्स जो हैं उसको भी हम सेम पाथ पे रहें, जिससे कि हम उसका बेनिफिट ले सकें। राइट। ठीक है। तो इसलिए शायद फोकस नॉट ओनली शुड बी ऑन सेविंग लाइव्स, बट ऑल्सो ऑन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक लॉसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस एंड रिड्यूसिंग डिस्ट्रप्शन इन द सर्विसेज। तो शायद ये जो एरिया है, यहाँ पे अभी शायद मेन फोकस होना चाहिए आगे चल के, ये मेरा मानना है। जी। मैं हाल की जो ये घटनाएं हुई हैं, जो प्राकृतिक त्रासदी के तस्वीरें आपने भी देखी होंगी केरल के वायनाड में, जिस तरीके से एक के बाद एक 3 मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड्स वहाँ पे हुआ, एंड दैट वाज दोज वर मेजर लैंडस्लाइड्स, जिसमें कि वी लॉस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 300 पीपल फ्रॉम वायनाड। तो यहाँ पर आप जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, इस सिस्टम को किस तरह से देखते हैं, जो कि सबसे सेंसिटिव, अगर भारत में लैंडस्लाइड के लिए सबसे प्रोन कोई इलाका है, कोई एरिया है, तो वो वायनाड कहा जाता है। ऐसे में यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे और उनका जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन था, जिसमें कि यू आर एक्सपर्ट, उस चीज़ का तालमेल, आपसी सामंजस्य कैसे देख पा रहे हैं आप? वॉज वहाँ पर ये चीज़ें सिंक्रोनाइज थी, या फिर अलग अलग अपना अपना ढोल, अपना अपना ढपली, अपनी अपनी राग, कुछ ऐसा आप देखते हैं वायनाड में? आई थिंक अगर आप इनफैक्ट कोइंसिडेंटली मैं NIT कैलिकट का ग्रेजुएट हूँ, जो कि वायनाड से एकदम जुड़ा हुआ है, कैलिकट डिस्ट्रिक्ट। और मैं वायनाड गया हुआ हूँ जब मैं पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे। सो एंड फ्रॉम आई थिंक 20 years इन दिस होल प्रोसेस, जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था और अब की बात है, तो इसमें वहाँ पे काफ़ी चेंजेस आए हैं। वायनाड वाज पॉसिबली मच मोर ग्रीनर, इट वाज वेरी अनएक्सप्लोर्ड एट मे बी 20 years बैक, बट अभी क्या वायनाड जो है, इट हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक्सप्लॉइटेड नेचुरल, and there has been a lot of commercialization of the land there which has happened। and इसमें क्या होता है कि commercialization एक तरीके से जो होता है, उसका impact जो है natural hazards के ऊपर, या फिर वहाँ के जो natural ecosystem, जो हमारे ecosystem services हैं, उसके ऊपर है, वो शायद कहीं ना कहीं देखा नहीं जाता, वो impact assessment होता नहीं है। और इसके चलते क्या होता है कि हम फिर जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, जैसे अभी वायनाड में जो घटना हुई है, इस टाइप की घटनाओं में हम फिर रिएक्टिव हो जाते हैं। हम प्रोएक्टिव अप्रोच जो है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, वो प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आप अपनी तरफ से ऐसे कुछ कदम उठाएं जिससे कि ये जो नुकसान है वो कम हो सके, या फिर ये कभी नौबत ही ना आए कि हम उस लेवल पे पहुंचे कि नुकसान हो। लेकिन क्योंकि हम ये चीज़ पहले से, और ये देखिए, ये जो है, ये एक मतलब आज या कल में 1-2 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होता है। तो वो प्रेशर बिल्ड जो हो रहा है, उसको हम शायद कहीं जाके वो रियलाइज नहीं कर रहे, उसको स्टडी नहीं कर रहे, या फिर कर भी रहे हैं तो उसके असेसमेंट कर रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे। और वो एक्ट जब नहीं ले रहे हैं तो शायद वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके, अब जो हम देखते हैं कि कोई घटना हो गई है, तब जाके हम तो रिएक्टिव अप्रोच से कोशिश करते हैं कि ठीक है, अब लिए कि हम कोशिश करते हैं कि इतने लोग फंसे हुए हैं उनको निकालें, इतने जान जा चुकी है, अब हम क्या करें। सो
कहीं ना कहीं जाके ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही फिर वापस वही रिएक्टिव फेज में चला जाता है, जबकि हमें शायद इस चीज को फोर्सी करके, इस सिनेरियो को बिल्ड करके हमें आई थिंक 10 साल पहले जाना चाहिए और उसके लिए रिएक्ट करना चाहिए कि हम क्या चीज को संभाल सकें। जी। और माधव गाडगिल जिनकी रिपोर्ट के चर्चे हो रहे हैं, वो एक जाने माने इकोलॉजिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट के चर्चे हो रहे हैं, तो क्या सरकारों ने, मौजूदा सरकार के साथ साथ जो पूर्ववर्ती पिछली सरकारें हैं, वो लगातार इन प्रोजेक्ट्स की रिस्क को अवॉइड करती रही, अनदेखा करती रही, जिस वजह से आज के दिन हम देख रहे हैं कि कितनी भयंकर जो विपदा है वहाँ के लोगों के लिए आई है। क्या ये लोगों के साथ एक किस्म का जो है धोखा नहीं है कि आपने ऐसा विकास देने की कोशिश की जो उनकी ज़िंदगी पर आफत बनकर टूट पड़ा है? रानीत जी। हाँ जी, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने कोशिश नहीं की। सरकार ने कोशिश की है जी, ठीक है, और जो रिपोर्ट्स हैं उस पर भी सरकार ने शायद अमल फरमाया होगा, उसको देखा होगा, बट शायद उसके आगे जो उसके लिए जो नेसेसरी एक्शंस चाहिए, अगर आपको आपकी तरफ से 100% देना हो, कहीं जाके शायद हम अभी भी वो 100% दे नहीं पा रहे या 100% ने दिया नहीं, और इसके कई रीजंस हैं। एक है कि शायद हम इसमें जो तालमेल होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट ओनली वन डिपार्टमेंट विच हैज टू कम इन, देयर हैज टू बी काइंड ऑफ अ network of departments within the government who has to come in. There also has to be a synergy between other stakeholders, जैसे जो वहाँ पे जो local community है जो उस पे रह रही है, वहाँ से जो NGOs हैं, वहाँ पे academic institutions हैं, शायद ये जो सारा जो stakeholders जिसे हम कहते हैं, इन सब का जो तालमेल होना चाहिए, और जहाँ पे सबकी expertise को draw करके शायद वो कहीं पे हम चूक रहे हैं। और इस क्या हो रहा है कि हम एक अगर आप एक हाथी को ले लें, जो हम बहुत एक एग्जांपल देते हैं, कॉमन एग्जांपल कि एक अंधेरे रूम हाथी है और 4-5 लोग हैं जो देख नहीं सकते, तो वो हाथी का हर एक पैर, दो मतलब 4 लोग हैं, चारों ने अलग अलग पैर पकड़ रखे हैं और एक ने सूंड पकड़ा हुआ है, तो उसमें आप वही समझ रहे हैं जो आप उस तरफ समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जब तक आप ये सब साथ मिलके एक साथ ना सोचें, एक साथ वो हाथी को मतलब उसका पूरा जो ये है फिगर है उसको फिगर आउट ना करें, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर वो आप सिर्फ उसी चीज को समझ रहे हैं जितना आप उसको टच करके फील कर रहे हैं जी, महसूस कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ये डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी हो रहा है कि एनजीओज अगर जा रहे हैं तो वो उनका अपना मैंडेट होता है काम करने का, वो लिवलीहुड पे काम करते हैं, सोशल कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज अपनी पॉलिसी, उनका रिस्पांस मैकेनिज्म पुश करती हैं जी, पुश करती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस रिसर्च पे काम करती है जी, ठीक है, लेकिन इन सब का कहीं ना कहीं तो एक ओवरलैप है, और वो ओवरलैप जो है वो शायद मिस हो जाता है, और इस चक्कर में क्या होता है कि सबके अपने अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एकजुट होके जो कोशिश है ना, वो सब अभी वो अलग अलग तिनके हैं, जब तक ये तिनके साथ नहीं एकजुट होके बनते तब तक वो मजबूत क्या बोलते हैं एक मजबूत धागा नहीं बनेगा जिससे कि एक अच्छा कपड़ा सिला जा सके, जिससे कि भारत को एक सुंदर वस्त्र पहनाया जा सके। कुछ ऐसे एग्जाम्पल के साथ भी हम समझ सकते हैं। लेकिन रने जी, क्योंकि आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है एक्सपर्ट हैं, क्या ऐसे कमर्शियलाइजेशन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या इसमें इस तरह के जो है मैं कहूँगी कि हेल्पिंग यूनिट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी कितनी हेल्प ली जाती है? मैं खास करके सरकारी परियोजनाओं के बारे में आपसे समझना चाहूँगी। क्या सरकारी परियोजनाओं, खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं, जो कि प्रोन है लैंडस्लाइड के हैं या फिर जो है इस तरह के फ्लैश फ्लड के प्रोन हैं, क्या वहाँ पर जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं सरकार की
तरफ से, तो क्या आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जिस संस्था से आप जुड़े हैं, इस तरह की संस्थाओं का कितना जो है कंट्रीब्यूशन भारत में आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जापान में तो है, जापान ने खुद को ऐसा बनाया है कि वो चाहे किसी तरह की सुनामी आए या फिर किसी तरह, वो नुकसान कम से कम उन्होंने समय के साथ खुद को ऐसा विकसित किया है। लेकिन भारत और भारत की सरकारें क्या खुद को इस तरह से विकसित कर पा रही हैं, कर चुकी हैं? किस स्टेज पर हम हैं? आई थिंक हम लोग अभी भी वो डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री में हैं, जहाँ पे हम शायद अभी तक जापान के लेवल पे नहीं पहुँच सके जी। लेकिन आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू रीच देयर, एंड उसके लिए हमें काफ़ी अपने अंदर से ही कुछ मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे जापान में देखें कि अगर आप लैंड वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लैंड वैल्यू और जो लैंड वैल्यू का एकदम डायरेक्ट लिंक है आपके वहाँ पे रिस्क के साथ, हैजर्ड रिस्क के साथ। okay. तो जहाँ फ्लडेड एरियाज हैं वहाँ पे लैंड वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगा। वहाँ पे आपका इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो भी बढ़ जाएंगे क्योंकि खतरा ज़्यादा है। right. और ये जो एरियाज हैं वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट कहीं कहीं पे जाके खुद डेवलप करती है सो दैट द बिल्डिंग बायलॉज आर मेंटेन। ठीक है, एंड बिल्डिंग बायलॉज इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो आपको ये एटलीस्ट ये कराता है कि आपकी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कहीं जाके आपत्ति के लिए मतलब। रनित जी, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं आपको टोक रही हूँ, आप उसके बाद खुद को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं सेंट्रा विस्टा, आपने देखा होगा भारत की जो नई संसद है, नया संसद भवन बना, तो उसमें जो लीकेज देखा होगा आपने, आपने जब जिक्र किया कि वहाँ पे सरकारें खुद इस कई प्रोजेक्ट्स बनाती हैं जिसमें वो रिस्क नहीं ले सकते कि कोई थर्ड पार्टी जो है आके कंस्ट्रक्शन कर रहे। जो भारत की नई संसद है उसमें इसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन लूपहोल आप देखते हैं कि अगर सरकार ने खुद ये जिम्मा लिया होता, ना कि किसी को मल्टीनेशनल या फिर जो इस तरह की एक्सपर्ट कंपनी है उसको इस तरह का ठेका दिया होता, तो ये जो बिल्डिंग है एक मजबूत बिल्डिंग होती और इस तरह की तस्वीर, एम्बैरेसिंग जो मैं कहूँगी कि तस्वीर मीडिया में वायरल नहीं होती। राइट, कहीं ना कहीं आई थिंक इसमें जो मिसिंग जो पार्ट है मैं कहूँगा इस पजल के अंदर, वो ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो अभी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ढंग से नहीं आया है। अगर हम वेरियस डिसिप्लिन्स की बात करें, जहाँ आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि आई थिंक हमारा बेस है कोई भी कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर्स ही जनरली करते हैं और ग्राउंड पे मेसन्स एंड आपके मेसन्स बनाते हैं उसको। ठीक है, ये जहाँ पे इनकी बात आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट अभी भी थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है। ठीक है, और जहाँ इसका रियलाइजेशन जो है वो भी शायद कहीं ना कहीं जाके कम होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। जब मैं क्योतो में फर्स्ट टाइम गया था पढ़ने के लिए, तो क्योतो सिटी कॉर्पोरेशन, सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ गया था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, एंड उन्होंने मुझे सारा बुकलेट दिया कि आपको ये चीज़ें करनी है, और उसके साथ दो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी थी। वो है मैप्स, एक है आपका लैंडस्लाइड मैप वहाँ का, सॉरी दी थी, एक है आपका अर्थक्वेक मैप, अर्थक्वेक, एक है लैंडस्लाइड रिस्क मैप और एक है फ्लड रिस्क मैप। और उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप में से जब फ्लड आए तो आप कहाँ जाइए। ठीक है, और जापान में एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि वहाँ पे हर एक एरिया को स्कूल डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई भी आपत्ति आती है तो स्कूल आपका सबसे सेफ लोकेशन है, वो इवैक्यूएशन पॉइंट है, तो वहाँ आपको पहुँचना है और वहाँ जाएंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये जो एक चीज़ें हैं ये शायद अभी भी हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। दूसरी बात, जहाँ आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, एज I am also an architect, I've observed very closely how Japan does constructions. So, and Japan actually does it because they know that they have a very high risk. They are sitting on a very high risk area. ठीक है, तो एक चीज़ को वहाँ पे बहुत ढंग से ये किया जाता है कि आप जो बना रहे हैं उसमें आप ऑनेस्टी लाएं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप ऑनेस्ट रहें, और ये ऑनेस्टी आपको जब कोई विपत्ति वो बचाएगी जी। ठीक है, तो शायद हम अभी भी इस जगह पे कहीं ना कहीं चूक रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग बायलॉज हैं, बट हम बिल्डिंग बायलॉज को शायद, शुड आई से कि वी इंडियंस आर नॉट दैट मच ऑनेस्ट,
like Japanese are? Not honest, we are possibly very honest, but we have to be more careful when we are being honest also to the nature. जी. Right? It's and वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ और यहाँ ऑनेस्टी पे है. वो जो स्कूलिंग है, जो स्कूल में सिखाना चाहिए, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप बच्चों में ऐसे वो सिस्टम डेवलप कीजिए या उनको ऐसी शिक्षा दीजिए कि उनको पता चले कि जब वो कुछ बना रहे हैं, किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो प्रकृति से ले रहे हैं, तो वो प्रकृति को नाराज़ ना करें. क्या इस नियम की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि नियम यहाँ पर नदारद है? कहीं ना कहीं जाके वो शायद जरूरत इसलिए है कि सरकार itself has a lot of power and authority. जी. Right? सरकार की खुद की एजेंसीज भी हैं, जैसे CPWD हैं, जहाँ पे आई थिंक वो कभी-कभी क्या होता है कि we tend to do cost cutting, हाँ, and in the construction industry. जी जी. Very common. अब वो कटिंग द कॉर्नर्स जो है, वो शायद अगर सरकार खुद अपनी बिल्डिंग बना रही है, जैसे अगर मैं सोचिए कि मैं अपनी बिल्डिंग खुद बनाऊंगा या मैं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि वो जितने से मैं ऐसा बनाऊं कि बहुत ही अच्छा हो. वो एक ओनरशिप आ जाती है उसके अंदर ना. वो ओनरशिप जब भी आप थर्ड पार्टी को देंगे, वो ऑलवेज इज अ थर्ड पार्टी. ओके. राइट. So that पर कहीं ना कहीं रानी जी, ये इस तस्वीर को अगर ऐसे देखिए कि सरकारें जवाबदेही लेना ही नहीं चाहती. अगर किसी आपदा की स्थिति आती है तो सीधे सीधे उस संबंधित जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाता है या फिर उसे ब्लैकलिस्ट कर लिया जाता है और इसी के साथ सरकार की कार्रवाई ख़त्म हो जाती है. तो कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही से बचती हुई भी दिखती हैं सरकारें, जो कि जनता को सुरक्षा देने के लिए वो कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है. देखिए, सरकार, मैं इस पे शायद कोई अपनी टिप्पणी नहीं करूँगा. जी ठीक है जी. क्योंकि ये सरकार की अपनी पॉसिबल वे ऑफ वर्किंग है. बट अगर बाहर के देशों में भी देखें, हाँ, तो जरूरी नहीं है कि सरकार खुद से ही अगर करे तो शायद ये मजबूत हो, क्योंकि जापान में भी ऐसा नहीं है. जापान की रेलवे कंपनीज हैं. जापान हैज अ वेरी वाइड, सो फॉर एग्जांपल टोक्यो एज अ सिटी हैज वाइड नेटवर्क ऑफ सबवेज. ठीक है. सारी सबवेज जो हैं ये गवर्नमेंट रन नहीं करती, ये प्राइवेट सबवेज हैं, एंड दे compete, right? They compete among each other to give better service. And when we talk about disaster management is also a service. जी. But यहाँ पे शायद प्रॉब्लम ये है कि हम उसको रियलाइज नहीं करते कि इट्स अ सर्विस. We take it philanthropy. And that makes a lot of difference, because you take it as a service, you will question that why that service was not provided. But when you take it as granted or is something which is coming for free, you don't ask for it. Right. तो शायद कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंस है in the perception of what disaster management is. और that makes a huge difference, because you are not questioning, you are not asking for that service, and also the providing. कहीं ना कहीं जिस सोच की बात आप कर रहे हैं, ये सोच बहुत ज़रूरी हो जाती है अगर हम विकसित भारत वाकई में खुद को देखना चाहते हैं विकसित देश के रूप में. तो ये सोच जो है पहले अपनानी पड़ेगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, इट इज़ अ सर्विस, नॉट अ, जैसा आपने कहा कि हमने कोई लग्जरी जो यूनिट है उसकी जो है वो सुविधा लेने की कोशिश की. अब मैं रनित जी, आपका ध्यान फ्लड सिचुएशन, जो फ्लडेड एरियाज़ है और हर मानसून में हमने देखा है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही आती है, नुकसान हो जाता है. ये जो बार बार का नुकसान है और इतने वर्षों में हमने किस तरीके के भारत की तैयारियों को आप किस तरह से देखते हैं? खास करके मैं हिमाचल और उत्तराखंड, ये दो पहाड़ी जो राज्य हैं, इनके बारे में आपसे समझना चाहती हूँ, जहाँ फ्लैश फ्लड बहुत कॉमन है और भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ डैमेज करता है, लोगों की ज़िंदगी जो है वहाँ पर चली जाती है, मौत हो जाती है. ऐसे में मैं समझना चाहूँगी कि जो हमारा एंटी फ्लड मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो कितना आपको मजबूत, कैपेबल दिखता है? इनफैक्ट मैं आपका क्वेश्चन, इनफैक्ट नॉट ओनली नॉर्दर्न साइड, द सेम क्वेश्चन कैन बी एप्लीकेबल आल्सो टू ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो
हिमालयन बेल्ट है, जी। ये शायद कहीं ना कहीं जाके ये सेम सिचुएशन से गुजर रहा है, मतलब राइट, वो तो हर चाहे असम हो, मणिपुर हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, ये सारे जो जगह हैं, ये जो स्टेट है, इनमें ये हर साल मानसून के समय इस तरह की तस्वीरें आते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको ये आदत हो गई है इस तरह की तस्वीरें देखना कि मानसून है तो वहाँ पे फ्लड सिचुएशन जो है वो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे सामने कोई सोल्यूशन नहीं, अब लगता है कि कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता। नहीं, सॉल्यूशंस इसमें काफी हो सकते हैं। देखिए, हर एक स्टेट अपनी तरीके से कोशिश कर रही है। स्टेट्स ने रिस्क असेसमेंट्स कर रखे हैं, ठीक है, बट वो जो रिस्क असेसमेंट्स हैं, अब देखिए हर एक रिस्क असेसमेंट में एक प्रॉब्लम ये रहता है कि आप कितने फैक्टर्स उसके अंदर ले रहे हैं, उसका एरर परसेंटेज कितना है। कोई भी रिस्क असेसमेंट ऐसा नहीं है कि आपका एरर फ्री है। और जहाँ नेचुरल हैजर्ड्स की बात आती है, हाँ, वो आप उसको एक तरीके से एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट आप उसको नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट है। मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँगा, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, मैं पूर्वोत्तर की एक नदी के बारे में आपसे समझ लेती हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी को या फिर यहाँ पर जो है ब्यास नदी है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका पानी जो है ये ऐसा ही प्रलयकारी पानी होता है, बारिश का पानी जो है, और इसे मैनेज करना, इसका रिस्क कम करना बहुत एक चुनौतीपूर्ण टास्क है। इसे आप कैसे देखते हैं? कैन वी कर्टल देम डाउन? We possibly don't need to look into controlling the river. The moment you try to control nature, it will create more havoc, right? What we are doing is, nature is not moving into us, we are moving into nature, right? And that is where possibly we have to be more careful, because what we are doing, हम लोग highly urbanized हो रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग लैंड रिक्लेम कर रहे हैं, हम लोग उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे फ्लड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और जहाँ पे फ्लड होती आई है, बट हम ये सोचते हैं कि अच्छा न्यू बिल्डिंग टेक्निक्स आ गए तो शायद हम वो इम्प्लाई करें तो वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं गिरेंगी, बट बिल्डिंग्स नहीं गिरेंगी डजंट से कि वहाँ पे फ्लडिंग नहीं होगा, वहाँ पे जान माल का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और ये जो चीजें हैं, ये शायद कहीं ना कहीं जाके एक सर्टेन लेवल के बाद ये इंफॉर्मेशन हमारे कॉमन लोगों तक पहुंचती नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी एरिया में जाएं, जब आप बिल्डिंग्स खरीदते हैं तो हमारा पहला जो ये क्वेश्चन रहता है कि अच्छा ये बिल्डिंग जो है इसका प्लान क्या है, इसके बाकी जो यहाँ के जो है उसका किस तरीके से इसके रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, कौन सा कंपनी बना रहा है, बट हम लोग उसके बाद नहीं सोचते। हम ये नहीं देखते कि वो एरिया के सर्विसेज किस तरीके से बनी हुई हैं, क्योंकि वो कंप्लीट पिक्चर हमारे पास शायद। रनी जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता, बिकॉज जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी, एक छत, एक घर की ज़रूरत, उसको ही पाना एक आम भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में जो तमाम ये जो पैरामीटर्स है सेफ्टी के या फिर डिजास्टर प्रोन जो फैसिलिटीज़ है उसको लेने के, उसको बाय करने के लिए, या ये सब जो है ये कहीं ना कहीं एक वो जो कस्टमर है, वो जो घर खरीद रहा है, बायर है, उसके ही बजट में उसको जोड़ा जाता है। और ये कहीं भी जो है सरकारों की तरफ से इसका जो है सब्सिडाइज किया जाए या फिर वो वहन किया जाए, वो खर्चा खुद उठाया जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हर परिवार को एक छत भी मिले और वो सुरक्षित भी हो। इस प्लान पर आप कहाँ देख पा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट्स को? देखिए, इसमें नॉट ओनली गवर्नमेंट बट आल्सो प्राइवेट सेक्टर, आई सी प्राइवेट सेक्टर, दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट्स, there are now a lot of funding which is coming from the central government to the state governments as well for two aspects. One is on the mitigation, ठीक है, and the second is on the response. ये दो aspects पे आ रही हैं। तो mitigation पे जो funds हैं वो इसके ऊपर allocate की जा सकती हैं जी। और and it happens that many states actually are possibly not utilizing their all the funds which is allocated to them. मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फंड आया है या फिर वो संबंधित मंत्रालय है, वो पैसा ही नहीं खर्च कर पाते और उसकी कोई जवाबदेही, कोई स्पष्टीकरण भी सामने नहीं आता। रणजीत जी, राइट,
तो इसी ये कहीं ना कहीं जाके, और इसमें तभी सुधार आएगा जब आप ये इंफॉर्मेशन जो है इसको आप कॉमन आदमी तक पहुंचाएं, क्योंकि ये तभी लोगों में वो जागरूकता आएगी, वो लोग सवाल पूछेंगे और तभी जाके सुधार आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कड़ी मिसिंग है कि हम नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे, एक लेवल तक जाके ये डेटा रुक जाता है। जैसे आप अभी जो बात कर रहे थे कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ आनी चाहिए, इवन जैसे यूपी में अगर आप बात करें तो यूपी रेरा बहुत पावरफुल है, तो ये इंफॉर्मेशन रेरा प्रोवाइड कर सकती है हर एक उस आदमी को जो वहां पे घर खरीदना चाहते हैं, ना कि प्राइवेट करें। और दूसरी बात, जहाँ कंपनीज की बात करें तो अगर आप जो रिसेंट अमेंड आया था CSR के अंदर, उसमें कहीं प्राइवेट कंपनीज को हम CSR में कोशिश कर रहे हैं कि उनको बोले कि आप डिजास्टर में काम करिए, लेकिन वो फिर भी अभी रेस्पॉन्स और रिलीफ फोकस्ड है। बट जब हम दुनिया में बात कर रहे हैं कि हमारा रिस्क रिडक्शन पे फोकस होना चाहिए, तो शायद सरकार में भी वो कंपोनेंट आना चाहिए अमेंड में बिल के अंदर, जिससे कि कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करें। दिल्ली में जो ओल्ड राजेंद्र नगर का जो हादसा हुआ, वहाँ पर जो 3 IAS एस्पिरेंट्स हैं उनकी डूबकर मौत हो गई बेसमेंट में। इस तरह की घटनाओं पर आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो ये एक इलीगल ही वो फंक्शन था जो कि बेसमेंट में चलाया जा रहा था। इसके बावजूद, क्योंकि दिल्ली इज़ आवर नेशनल कैपिटल, तो वहाँ पे जिस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, और ख़ास करके भारत की आबादी को भी अगर ध्यान में रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर छात्र आ रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, संवारने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर फैकल्टीज़ के लिए, ऐसे में क्या इन सारी चिंताओं को दिल्ली में आप देख पा रहे हैं कि तरीके से, या फिर वो सारी प्रक्रियाएं उसका पालन किया जा रहा है? हालांकि बहुत सारी खबरें जो हैं इससे रिलेटेड बाहर आ चुकी हैं, हाई कोर्ट ने भी MCD और दिल्ली पुलिस तक की कार्रवाई पर जो सवाल उठाए हैं। आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली के डेवलपमेंट मॉडल को, आप कैसे देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट प्लान्स हैं, शायद उसके साथ रिस्क असेसमेंट को कहीं ना कहीं लिंक करना बहुत ज़रूरी है जी। और लिंक करना पास्ट केसेस पे नहीं ओनली, बट फ्यूचर केसेस क्या हो सकती हैं, लुकिंग एट जो हमारा प्रोजेक्शंस हैं, क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्शंस हैं, उसके लिंक तो हैजर्ड्स हो सकती हैं, उस प्रोजेक्शंस के साथ अगर हम काम करें, और इसमें अगर हम 20% एक्स्ट्रा मान के भी चलें, हाँ, कि हम आप सोचिए कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे शायद पानी का स्तर 1 मीटर है, अगर हम उसमें 1.5 मीटर भी मान के चलें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, हम ज़्यादा अलर्ट रहेंगे जी, ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे जी। तो ये शायद हमें एक स्टेप है, ठीक है। दूसरा ये भी है कि देखिए, आप मतलब इट्स आयरनी कि जो ये घटना घटी है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड ये एरिया में काफ़ी, वहाँ से काफ़ी, I am sure a lot of bureaucrats have actually come into from that area who have taken coaching, but once they have moved out of that area, they have totally forgotten that scenario. So shayad it's a big irony that they are not reacting, but have lived their life, and that is again something which also brings us to disasters, क्योंकि होता क्या है कि हम वो जो lived experience है उससे जब निकल जाते हैं, वो हमारा अटेंशन कहीं और चला जाता है जी, कहीं अटेंशन और शिफ्ट हो जाता है, और उस पर हम एक्ट नहीं करते। बट कहीं ना कहीं शायद ज़रूरी ये है कि हम उस पर एक्ट करना शुरू करें। और दूसरी बात यह है कि इस पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, हमारे इंडिया में अभी काफ़ी कॉलेजेस हैं जहाँ पे लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ कोर्स, एंड दे वांट टू मेक अ करियर एज अ प्रोफेशन जी, एज अ प्रोफेशन। तो अभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे अलाइड फील्ड के लोग हैं, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एक कोर कैडर शुरू करना चाहिए जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जिनका बोलते हैं ना कि जान डिजास्टर मैनेजमेंट है, सब कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट है, शायद वो
जो है उसमें क्रिएटिंग दैट ओनरशिप, क्रिएटिंग दैट इंटरडिसिप्लिनरिटी विद इन दैट कोर मेंबरशिप ऑफ डिजास्टर मैनेजर्स। ऐसे में इस तरह के जो है यूनिट की या फिर बॉडी के ड्रीम के लिए क्या हमें इनको और ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए, ऑटोनॉमी देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं बजट भी एक ऐसा सुनिश्चित किया जाए ताकि इनको फंक्शनिंग में कोई दिक्कत ना आए, कोई चुनौती ना आ पाए, खास करके जो वो प्रोन इलाके हैं जैसे दिल्ली है। दिल्ली में कुछ इलाके बार बार हर बारिश में जो है वहाँ पर जल भराव का संकट पैदा होता है, लेकिन अब जो जलवायु परिवर्तन की वजह से एक ही कुछ समय में ही जो भारी बारिश हो जा रही है, ज़्यादा हैवी पोरिंग हो जा रही है, उसके लिए भी इस तरह की जो बॉडीज़ हैं वो प्रिपेयर रहे। जैसा आपने कहा कि मान लीजिए वहाँ पर अगर 1 फीट तक ही पानी आता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं 3 या 4 फीट तक भी पानी आ सकता है। एब्सोल्युटली, आई थिंक वो ऑटोनॉमी इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट भी अगर आप देखें, इट गिव्स complete autonomy over and complete control over all the other acts. जो ये मौजूदा 2024 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसकी बात आप कर रहे हैं? 2005 की भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी वही था। इट हैज अ स्वीपिंग पावर, ओके, ओवर एनी अदर एक्ट। तो इस तरीके से ये जो कोर टीम है इसको भी उतनी ही छूट देनी चाहिए टू मेक डिसीजंस कंसीडरिंग दैट दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। दैट इज वन। एंड सेकंड चीज एक और है कि जैसे मैं बात कर रहा था पहले भी कि हमारे बहुत सारे एजेंसीज हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं, लेकिन वो हर एक मोती अलग अलग है, उस पे कोई एक सिंगल धागा नहीं है जो उसको मोती को पिरो के एक हार बना सके। और वो जब तक वो हार नहीं बनता, वो अलग अलग मोती अपने अपने घूमते रहेंगे, ठीक है, वो हार नहीं बन पाएगा। वो शायद कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं इंडिया में। और जैसे आप ले लें कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अभी पर्यावरण मंत्रालय के पास है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में, हेल्थ मिनिस्ट्री के हाथ में, ठीक, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हाथ में अलग अलग चीजें हैं। बट कहीं ना कहीं ये सारे एक ओवरलैप है जो डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट किए जाने की ज़रूरत है? आप इसको रिकमेंड करेंगे कि डिजास्टर के लिए जैसे पर्यावरण मंत्रालय को ही थोड़ा सा और पावरफुल बनाया जाए, और क्योंकि पर्यावरण संबंधी जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और भारत क्योंकि विकासशील देश है, आप भली भांति परिचित होंगे कि पूरी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन का संकट है वो विकासशील देश और गरीब देश ज़्यादा भुगत रहे हैं, और इसीलिए भारत में हम ऐसी तस्वीरें बार बार देख रहे हैं। रवि जी, नहीं, अगर आप देखें कि जब कोविड के टाइम पे एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, और उसमें काफी सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग सेक्टर्स के लाए गए थे जो एक साथ अपना सोच रहे थे, अपने रिसर्च फाइंडिंग्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और उसके बेसिस पे एक्शन ले रहे थे जी। तो ये चीज हम रिएक्टिव मोड में कर रहे थे, बट ये चीज हम प्रोएक्टिव मोड में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब आप प्रोएक्टिव मोड में करेंगे तभी आप रिस्क रिडक्शन को ढंग से कर पाएंगे जी। हाँ, तो हमारा शायद अभी भी अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं जाके रिएक्टिव हो जाता है। डू यू रिकमेंड कि जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है उसी में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या फिर जो भी इस तरह की कोई बॉडी बनाएगी उसको जो है वहाँ पर शिफ्ट किया जाना चाहिए, ना कि होम मिनिस्ट्री का ये पार्ट बना हुआ है? नहीं, आई थिंक अगर आप देखें कहीं ना कहीं जाके अभी जो है इसको, इस सिस्टम को ना चेंज करके, बल्कि इन सब सिस्टम से एक तार लेके इसके बीच में कहीं सबको जोड़ा जाए और एक हब बनाया जाए, जो हम इवन इसमें करते हैं इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो है, जिसके लिए हम जो रिएक्टिव अप्रोच है रिस्पांस के लिए हम यूज करते हैं, वही सेम चीज अगर हम इंसिडेंट रिस्क रिडक्शन सिस्टम के हिसाब से बनाएं या फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सिस्टम जो कि आपका रिस्क रिडक्शन के लिए काम करे जी, ना कि सिर्फ रिस्पांस के लिए सोचे, तो वो क्या होता है, रिस्पांस सिस्टम जो है वो तब एक्टिवेट होता है जब आपका कोई घटना घटती है। ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव कितना है भारत जैसे देश में, जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो महंगाई से परेशान है, सिलेंडर ही महंगा हो जाता है, 200 रुपए की छूट मिल जाती है, उसी में खुश हो जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव कितना है? क्योंकि सरकारें यही दुहाई देती हैं कि बजट नहीं है, पैसे नहीं है जी। आई थिंक पैसे, जहाँ तक पैसे का सवाल है, अगर आप आज 1 रुपया बचाना चाह रहे हैं, कल 15 रुपए या 20 रुपए उसके लिए नुकसान होने वाला है। तो 1 रुपए अगर आज आप एक्स्ट्रा लगाएं तो शायद कल के 20 रुपए बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब तो ये 1 रुपए लगाना आज के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव
है, और ये पूरी दुनिया भी यही बोलती है कि इन्वेस्टिंग $1, और जो इवन भी कभी कभी बोलती है कि इन्वेस्टिंग $1 टुडे विल सेव यू $100 टुमारो। सो जी, व्हाट अ वंडरफुल लाइन, अगर गवर्नमेंट को समझ में आती हो ये बातें। रणीत जी, फाइनल कमेंट्स मैं चाहती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट्स के लिए या फिर इंडियन सिटीजन्स के लिए आप क्या देना चाहेंगे ऐसी आपदाओं की स्थिति में? हमें सबसे पहली बात वो क्या सीख लेनी चाहिए, इन योर वर्ड्स? देखिए, आपदा जब आती है, इट्स नॉट समथिंग कि ये आपके ऊपर आई या हमारे ऊपर आई, और इसमें ये भी सोचना शायद गलत होगा कि ये आपका काम है मेरा नहीं, और मेरा काम है आपका नहीं। तो यहाँ आई थिंक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू वर्क टुगेदर, ठीक है, तो साथ मिलके काम करना है। यहाँ आपदा के टाइम पे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे के साथ, Which we have seen recently in वायनाड केस, जिसमें अमित शाह ने कहा कि हमने अलर्ट किया था बट उन्होंने टाइम पे इवैक्यूएशन नहीं किया, जिसकी वजह से भारी हानि हुई। इससे बचना चाहिए। हाँ, शायद वो एक इंस्टेंस है, बट दिस हैज बीन, इट्स नॉट अ लाइक सिंगल इंस्टेंस, देयर आर मेनी सच केसेस, एंड नॉट ओनली पॉलिटिकल एरिना बट आल्सो बियॉन्ड पॉलिटिक्स। ये चलता आता है, चलता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जाके उसकी वजह से क्या होता है, बाकी चीजें हैम्पर हो जाती हैं। तो एक चीज तो ये है कि हम एक दूसरे से ये समझें कि दिस इज अ सिचुएशन वेयर एवरीवन इज स्ट्रेस्ड, तो साथ मिलके काम करें, अपने एक्सपर्ट एक साथ लाएं। दूसरी है कि आज जो हमें ये सीख मिल रही है, दिस इज अ लर्निंग फॉर अस, इस सीख को हम ना भूलें, और कल इसको, इस सीख से हम जो सीख रहे हैं उसको, ये गलती को हम ना दोहराएं, क्योंकि गलती हम दोहराते रहते हैं, और ये जो साइकिल ऑफ डिजास्टर है ये चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी रणीत, आपने समय निकाला और जस्ट टीवी के साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और अपने दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो आपका फीडबैक हमें अपेक्षा रहती है हर बार, इसलिए हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। धन्यवाद।